हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ISLM मॉडल ऑफ इंटरेस्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ISLM मॉडल है क्या, IS कर्व को कैसे डिराइव किया जाता है, फिर LM कर्व को कैसे डिराइव किया जाता है और IS और LM के थ्रू से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो दिस मॉडल इज गिवन बाय हिक्स एंड हानसेन। यह सिद्धांत हिक्स और हानसेन ने दिया था। इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मॉनिटरी एंड रियल पार्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह ब्याज की दर का मौद्रिक और वास्तविक भाग का संयुक्त रूप है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 3-4 वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। तो जो सबसे पहला वीडियो था वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको रियल पार्ट में लिया गया था, जिसमें सिर्फ इसके बाद फिर केन्स ने उस पर अपना विचार दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसे हम लोग केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें सिर्फ मॉनेटरी पार्ट को लिया गया था, लेकिन ये ISLM मॉडल जो है इसमें मॉनेटरी और रियल दोनों पार्ट को लिया गया है, मौद्रिक भाग और वास्तविक भाग दोनों को लिया गया है। इन दिस मॉडल IS रिप्रेजेंट द रियल पार्ट एंड LM रिप्रेजेंट्स द मॉनेटरी पार्ट। इस सिद्धांत में IS वास्तविक भाग को और LM मौद्रिक भाग को दर्शाता है। इसमें होता क्या है कि जो IS है वो रियल पार्ट को शो करेगा, वास्तविक भाग को शो करेगा, और जो LM है वो मॉनेटरी पार्ट को शो करेगा, यानी कि मौद्रिक भाग को दर्शाएगा। ठीक है, और फिर IS और LM का हेल्प से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, वस्तु बाजार संतुलन। ड्यू टू प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम IS कर्व इज ऑब्टेन्ड। वस्तु बाजार संतुलन के कारण IS वक्र उत्पन्न होता है। इट इज ऑब्टेन्ड वेयर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। या उस जगह पर उत्पन्न होता है जहां बचत और विनियोग बराबर होते हैं। जहां दोस्तों जितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और जितना हम लोग सेव कर रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो रहा है तो उस जगह पे हमारा जो IS कर्व है वो डिराइव होगा। हेयर I रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट एंड S रिप्रेजेंट द सेविंग। यहाँ I विनियोग को दर्शाता है और S बचत को दर्शाता है। जो IS कर्व है उसमें I जो है वो इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग को शो कर रहा है और S जो है वो सेविंग यानी कि बचत को शो कर रहा है। ठीक है, I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, S इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। मतलब इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है और जो सेविंग है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। जैसे इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, पैसे बचत ज़्यादा करते हैं, बैंकों में ज़्यादा रखते हैं ना, सेविंग इन्वेस्ट कम करते हैं। ठीक है, उसी तरह जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो लोग क्या करते हैं, लोगों का सेविंग इंक्रीज होने लगता है, वो बैंकों में ज़्यादा पैसे रखने लगते हैं, वो बचत करने लगते हैं, इन्वेस्ट कम करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी रिलेटेड है और सप्लाई के साथ भी, सेविंग के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। जी हाँ दोस्तों, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर होगा। मतलब जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही अगर हम लोग सेव करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है ना, संतुलित अवस्था होती है। दिस फेज इज कॉल्ड एज रियल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था को वास्तविक संतुलन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। अब IS कर्व डिराइव कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो ये ग्राफ देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 ग्राफ बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के ग्राफ में देखते हैं। X एक्सिस में इनकम को लिया गया है और Y एक्सिस में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया गया है, दोनों को एक साथ लिया गया है। ठीक है, ये S मेरा जो है वो सेविंग लाइन है। शुरुआत में क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा I1 पे है। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 जो कि 10% के बराबर है। ठीक है, फिर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, घट जाता है, R2 हो जाता है जो कि 7% के बराबर है, ये देखिए, तो वहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, I1 से I2 में चला जाता है। उसी तरह जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 से R1 डिक्रीज कर रहा है, 7% से लेकर 5% हो गया, तो फिर इन्वेस्टमेंट मेरा I2 से लेकर I3 इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा होगा आप लोग, ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और जब इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा I1, I2, I3 तीनों क्या कर रहा है, सेविंग लाइन को E1, E2 और E3 पे टच कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर खींचते हैं तो वो हमें दूसरे ग्राफ की ओर खींचते हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ में देखिए, यहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया है। तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो मेरा क्या होता है, इनकम इंक्रीज करेगा, है ना। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इनिशियल में R1 था, R1 से R2 ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है, फिर R2 से R3, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो उसी तरह मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियल में Y1 था, फिर Y2 और Y3 इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर से जो मेरा 3 लाइन आया हुआ था वो इन्वेस्टमेंट का, है ना, वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को ABC पे कट कर रहा है, ये A, B और C पे। जब ये तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक कर्व फॉर्म होगा जो कि मेरा IS कर्व है। तो इस तरह से IS कर्व डिराइव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मौद्रिक बाजार संतुलन। इट रिप्रेजेंट्स द मॉनेटरी साइड ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, यह ब्याज की मौद्रिक भाग को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करता है कि जो मॉनेटरी पार्ट है उसको शो करता है। ठीक है, हेयर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन उत्पन्न होता है। इस जगह इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, जब हम लोग मनी का डिमांड और सप्लाई करते हैं तब। ये उस केस से रिलेटेड है, केन्स वाला थ्योरी आप लोग याद कीजिए, है ना, केन्सियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पे क्या था, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई जब इक्वल होता था तब जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था। तो ये वही वाला केस है। ये देखिए L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। तो L जो है वो मेरा L1 प्लस L2 होता था केन्सियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सेम यही एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो L1 यहाँ पे है क्या, तो डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन, मुद्रा की मांग क्रय विक्रय और सुरक्षा के लिए। ठीक है, L2 मेरा क्या है, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन, मुद्रा की मांग सट्टे के उद्देश्य के लिए। सट्टे का उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि जुआ के लिए, जैसे कुछ शेयर्स हम लोग परचेज करते हैं या बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग स्पेकुलेशन। ठीक है, तो ये केन्सियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और केन्सियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का ही जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। तो L जो है वो टोटल डिमांड फॉर मनी है ना, L1 प्लस L2 यही है टोटल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो Y यहाँ पे क्या है, इनकम है, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऊपर के एक्सप्रेशन में जो हम लोग ने लिया था L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y और L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, तो Y यहाँ पे इनकम है और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ LM कर्व, LM वक्र की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखते हैं। इसमें भी दो ग्राफ है। पहले लेफ्ट साइड के ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस में क्या किया गया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को लिया गया है, और वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ये कर्व दिख रहा होगा, L1, L2, L3। ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर आया गया है, यहाँ पे S इसको लिख सकते हैं, ये सप्लाई कर्व है, और L1, L2, L3 जो है वो मेरा डिमांड कर्व है, जिसके हम लोग लिक्विडिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को E1, E2, E3 पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे पूछेंगे ये सप्लाई कर्व पैरेलल क्यों है वाई एक्सिस का, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है तो सप्लाई कर्व क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो जो L1, L2, L3 है वो क्या कर रहा है, E1, E2 और E3 पे कट कर रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाइन को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो दूसरे ग्राफ में आ जाता है। दूसरे ग्राफ की ओर देखिए, एक्स एक्सिस में इनकम को लिया गया और वाई एक्सिस में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाइन को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग को पता है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो मेरा इनकम इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 फिर R2 से R3 हो रहा है, तो मेरा इनकम क्या हो रहा है, Y1 से लेकर Y2 हो जा रहा है, Y2 से लेकर फिर Y3। तो ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया इनकम भी हमारा इंक्रीज किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लाइन जो है वो एक दूसरे को कुछ पॉइंट्स पर काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग इसको A
बी और सी बोलते हैं। तो जब हम लोग ए बी सी को मिलाते हैं तो एक कर्व मिलता है हम लोग को जो कि एलएम कर्व है और ये अपवर्ड राइजिंग कर्व है। ठीक है, आईएस कर्व जो था वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था और एलएम जो है वो अपवर्ड राइजिंग कर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का निर्धारण। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर द आईएस एंड एलएम आर इक्वल। ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां आईएस और एलएम वक्र बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उस पॉइंट पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा जहां पे एलएम कर्व और आईएस कर्व बराबर होंगे, या तो एक दूसरे को काट रहे होंगे, है ना। बराबर कहाँ पे होंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगे उसी पॉइंट पे बराबर हो सकते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस में इनकम को लिया गया है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया है। ठीक है, आईएस जो है वो मेरा ये आईएस कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एलएम कर्व जो है वो अपवर्ड राइजिंग कर्व है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ई पॉइंट से जब हम लोग वाई एक्सिस की ओर लाइन खींचते हैं तो आर पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच करता है, तो उसी जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। तो ओ आर जो हो गया वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, तो याद कीजिए दोस्तों, जो क्लासिकल थ्योरी था वो सब में हम लोगों ने एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ मनी लिया था, है ना, और केंसियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ मनी लिया था एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर ड्राइव किया था। लेकिन आईएस एलएम कर्व जो है उसमें इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर हम लोग यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आईएस और एलएम का मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो उसमें इस वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है आईएस एलएम मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर क्लासिकल एंड केंसियन मॉडल ऑफ इंटरेस्ट। आईएस एलएम मॉडल ब्याज की प्राचीन और किन्स के मॉडल का सुधार है। यहाँ जो ब्याज का जो प्राचीन सिद्धांत था उसमें क्या था, सिर्फ रियल पार्ट को लिया गया था, और केन्स का जो सिद्धांत था उसमें सिर्फ मौद्रिक भाग को लिया गया था। तो उसी को इम्प्रूव करके आईएसएलएम मॉडल लाया गया है जिसमें रियल और मॉनेटरी दोनों पार्ट को लिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसे ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। इसे ही क्या है, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुल 4 वीडियो बनाए। पहला था हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद लोनेबल फंड थ्योरी या जिसे हम लोग नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, उसके बाद फिर केंसियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आज का जो है आईएसएलएम मॉडल। तो अगर आप लोगों ने जो पुराने जो थ्योरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।